नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी विद मिश्रा में। दोस्तों, आज हम लोग घटनासार की जो हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे कि जो न्यूज़ें हमारी बची हुई हैं उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। अभी मेरे हिसाब से 35+ न्यूज़ें बची हुई हैं, उनको आज हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे में ये पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके पास आपने घटनासार की बुक खरीदी है तो उसको अपने सामने ले लीजिए और मेरे साथ उसको उसका रिवीजन करते चलिए, तभी आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। और आपको पता है घटनासार जो बुक है वो एग्ज़ाम में इससे करंट अफेयर बहुत आता है, मतलब इसमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन जितने यूपीपीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया और आरओ हो गया, इससे बाहर नहीं जाता है। चलिए हम लोग अपनी आज की पहली न्यूज़ को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर हम लोग पहले फोकस करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक केस आया डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ का तथा अन्य 2026 में के मामले में आधिकारिक तौर पर मासिक धर्म मतलब पीरियड्स स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। आपको सारी चीज़ें याद होने के साथ साथ ये केस भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो जितने भी स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में क्या अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो वहाँ पे फ्री क्या मिलने चाहिए, सैनिटरी पैड्स उनको मिलने चाहिए। जेंडर के हिसाब से अलग एक क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। और हाइजीन की भी सुविधा होनी, मतलब कि वो जो आपका टॉयलेट है वो भी कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उसने कहा राज्यों और प्राइवेट संस्थानों द्वारा इसका पालन ना करने पर क्या सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने चेतावनी दी है। देखिए होता क्या है, जब कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो वो कानून नहीं बन जाता है, एक आदेश हो जाता है। अब इस आदेश का पालन कराने के लिए अब होना शुरू हो गया होगा, लेकिन इस आदेश को पालन कराने के लिए क्या जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानून लेकर के आएंगी। अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा एक नया कानून आएगा जिसमें सैनिटरी पैड से संबंधित होगा, स्कूलों में किस हिसाब से टॉयलेट होने चाहिए, हाइजीन की सुविधा। और इसको और आगे भी जोड़ दिया जाएगा, जितने भी हमारे सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उनमें भी इन सब चीज़ों को अब क्या करेगा जाएगा, धीमे धीमे जोड़ा जाएगा। देखिए क्या होता है, जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक मेंटेनेंस को इज्जत से जीने के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ न्यूज़ इतनी ही थी। और अनुच्छेद 21 क्या है ये आपको अब जानकारी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ आपकी यहीं तक थी। मतलब कि न्यूज़ तो बहुत बड़ी है कि क्या होना चाहिए कि साबुन हाथ धोने के लिए पानी, दिव्यांग बच्चों के लिए आसानी से पहुंच की सुविधा, ये सब चीज़ मतलब कि जो एग्ज़ाम में अब आएगा आपके प्री के हिसाब से, इसके लिए मेरे हिसाब से न्यूज़ इतनी ही थी। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ठीक है, क्या है, कंप्रिहेंसिव वर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, गोवा। तो पहला राज्य कौन था, केरल। ठीक है, देखिए इसके तहत होता क्या है, इस हुआ क्या है कि एक इन्होंने मैप जारी किया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे शो की गई है। इस बायोडाइवर्सिटी शो करने का उद्देश्य क्या होगा कि वहाँ के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो पर्यटक हैं, उनको ये जानकारी हो सके कि कौन सी बायोडाइवर्सिटी किस स्थान पे है। अगर उसका मन हो देखने का तो वो उसी स्थान पर जाए और उसको देख सके। ठीक है, साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि आपको जो भी पक्षी देखने हैं, कोई भी तरीके की बायोडाइवर्सिटी देखनी है, तो अगर आप केरल में जाएंगे तो आपको मिल पाएगी। तो इस तरीके का कंप्रिहेंसिव वर्ड एटलस सबसे पहले किसने जारी किया था, केरल ने, और दूसरा किसने किया है, गोवा। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए।
देखिए लिखा हुआ है 7 फरवरी 2026 को गोवा राज्य वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला केरल के बाद भारत का कौन सा दूसरा राज्य बन गया है। इस एटलस में राज्य भर के पक्षियों के वितरण और घनत्व का क्या विस्तृत डेटा होगा। ठीक। बर्ड्स ऑफ गोवा कोंकणी नामकरण ओलाख सुकनायांची ओलाख सुकनयांची भी जारी किया, जो स्थानीय भाषाओं में पक्षी जगत के दस्तावेजीकरण और लोकप्रिय बनाने में योगदान देता है। देखिए हुआ क्या है कि एटलस को गोवा के 9वां जो पक्षी महोत्सव था, इसी समय क्या किया गया, इसको लॉन्च किया गया। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु में भारत का पहला क्या मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर खोला गया है। ठीक है, इस चीज़ को बस एक बता कि ये वन लाइन है, एक ये न्यूज़ है, आप इसको इसी तरह याद जरूर रखिएगा। पहला पूछा जाएगा भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ खोला गया, तो आपको सीधा मार्क कर देना है कहाँ, तमिलनाडु। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, वन लाइन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस न्यूज़ से नहीं आएगा, लेकिन हमको पढ़ लेना चाहिए कि इसमें देखते हैं हमको क्या मिलता है एक्स्ट्रा जानकारी। मतलब अगर आप अपनी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ इस हेडिंग को लिखिए और 3-4 बार इसको क्या इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर दीजिए। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से तमिलनाडु के कहाँ थूथुकुडी में नेशनल शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क नामक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की क्या करी है, स्थापना की है। ठीक, देखिए क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल थूथुकुडी में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित होगा, जो क्या होगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी और तमिलनाडु स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा, जिसमें दोनों की क्या हिस्सेदारी कितनी होगी, 50% होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यह पहला ऐसा एसपीवी मतलब क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसका गठन बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कितनी 19,989 करोड़ की शिप बिल्डिंग विकास योजना को लागू करने के लिए निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद किया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे जहाजरानी मंत्रालय के अब हमारे मंत्री कौन है, तो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। एसपीवी का गठन सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह और जहाजरानी राजमार्ग मंत्रालय की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एक क्या है, एमओयू है, मतलब समझौता पत्र है। आपको सारी जानकारी होनी चाहे ना हो, आपको इतनी ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर खोला गया है। ये मेरे हिसाब से आने वाले जितने भी पेपर होंगे एक साल तक, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर पूरे साल में 20 पेपर होते हैं तो उसमें 10 से प्लस ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब एक न्यूज़ है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की क्या हुई है, भारत यात्रा हुई है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए होता क्या है कि भारत वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति जिनका नाम है क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, वो अपने उच्च शिष्टमंडल के साथ भारत की कितनी 2 दिवसीय एक आधिकारिक यात्रा पर आते हैं। वो भारत आ गए। देखिए साथ ही साथ उन्होंने मिलकर के क्या, मुंबई से, जहाँ पे इनकी यात्रा की शुरुआत मुंबई से होती है, इन्होंने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष कब मनाया जा रहा है, 2026। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। ठीक, देखिए फिर इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर स्पेस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व शैक्षिक संबंधों पर सहयोग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ये सब इन्होंने बात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आगामी दशक में द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए आपसी संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने की क्या है, सहमति है। सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे आपको मिलेगा कि उन्नत साझेदारी व है हॉरिजन 2047 का एक रोड मैप भी दोनों के बीच में तैयार किया गया। फिर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कहा गया है कि कर्नाटक में क्या क्या, बेमगल में क्या है, यहाँ पे एयरबस H125 हेलीकॉप्टरों की क्या असेंबलिंग लाइन का दोनों शासन जो प्रमुख थे वर्चुअल तरीके से क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर की यहाँ पे कर्नाटक में क्या की जाएगी, असेंबलिंग की जाएगी। ठीक, ये मेक इन इंडिया का को क्या प्रोत्साहित कर, अभी देखिए क्या असेंबलिंग लाइन खोली गई है, फिर धीमे धीमे कल पुर्जे भी इंडिया में बनने लगेंगे। तो आने वाले टाइम में हम क्या बहुत बड़े प्रोडक्शन लाइन पे खड़े हो जाएंगे जहाँ पे क्या बनते हैं, हेलीकॉप्टर बनते हैं। ठीक है, भारत में क्या बनने वाली हैं, हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत की क्या BIL व फ्रांस की सरफरान के बीच क्या एक संयुक्त उपक्रम पे भी क्या सहमति बन गई है। ठीक, आपको ये याद रखना होगा कि हैमर मिसाइल कहाँ की है, ये आपकी फ्रांस की है। ठीक, भारत व फ्रांस के बीच डबल टैक्स एवॉइडेंस के लिए भी एग्रीमेंट पे संशोधन करने पर भी क्या सहमति बन गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो क्रिटिकली मिनरल्स हैं वह मेटल्स को में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। ठीक, अब आपको बस इतनी एक बात ये याद रखनी है कि दोनों के बीच में कितने 21 समझौतों पे समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक, प्रमुख समझौते पे 26 रफाल मरीन विमानों की खरीद तथा 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग का नवीनीकरण, महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, AI अनुसंधान, एरोनॉटिक्स में कौशल विकास शामिल है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ों में से एक ये भी न्यूज़ है कि कहा गया है कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे कौन है, JP नड्डा के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो एम्स है वहाँ पे इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI हेल्थ का भी क्या उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ फ्रांस ने कहा कि भारतीय छात्रों के जो वीजा नियम है उनको ही क्या दी जाएगी, ढील दी जाएगी। ठीक है, तथा घोषणा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की तथा 19 फरवरी को नई दिल्ली में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यक्रम मुख्ता AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भागीदारी करना था। ठीक, अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति की भी क्या हो गई है, एंट्री हो गई है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं वो 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इनका नाम है, आप याद रखिएगा, लुला डी सिल्वा है, लुइज इनासियो लुलुआ द सिल्वा है। हम लोग इनको लुला डी सिल्वा कह के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ये 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की हिस्सेदारी में भाग लेना। ठीक, 27 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने पर उनकी अगवानी विदेश राज्य मंत्री जो है हमारे हैं वो कौन है, पवित्रा मार्टेगा ने की थी। ठीक, फिर इसमें यही सब है। फिर देखिए ये है इम्पोर्टेंट है, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही तथा लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राज़ील
कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के कारण द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 20 अरब डॉलर तक तथा 2030 तक 30 अरब डॉलर तक से अधिक पहुंचाने पर दोनों में क्या हो गई है, वार्ता हुई है। आपको ये मतलब समझौता याद रखना है। भारत मार्कोसुर व्यापार समझौता किसके किसके बीच हुआ है, भारत और ब्राज़ील के बीच हुआ है। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिए, भारत मार्कोसुर व्यापार समझौता किसके किसके बीच है, भारत और इसके बीच है, किसके, ब्राज़ील के बीच है। फिर साथ ही साथ कहा गया है टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण दोनों पक्षों ने बताया। आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि ग्लोबल साउथ की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, ये 2024 के पेपर में पूछी गई थी, पीसीएस के पेपर में, कि ग्लोबल साउथ की परिभाषा। ठीक, पशु कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, फार्मा, तिलहन तथा समग्र फार्मिंग के क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर बल जहां दोनों पक्षों ने दिया, वहीं क्रिटिकली मिनरल्स व रेयर अर्थ के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहा गया है कि ब्राज़ील व भारत के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने पर भी विचार किया गया है तथा यहाँ पे कितने आपके सहयोग वो समझौते हुए हैं, 10 समझौते हुए हैं। ठीक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रहार क्या है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, देश की पहली आतंकरोधी नीति है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देश की पहली आतंकरोधी नीति कौन सी है, प्रहार है। इस प्रहार के तहत ये है कि किसी भी तरीके का आतंकवाद हो उसको हमको बर्दाश्त नहीं करना है। आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति, जिसे क्या नाम दिया गया है, प्रहार नाम दिया गया है, 23 फरवरी 2026 को जारी की थी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की ये नीति है। ठीक है, इसके तहत क्या हो, जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा को रोकने तथा उसे निष्क्रिय करने पर भी क्या केंद्रित होगी। देखिए, जब आपके यहाँ पे आतंकवाद नहीं होगा तो आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी निवेश, पर्यटन आदि प्रकार के भी क्या इंडस्ट्रियां खुल जाती हैं। देखिए, जैसे आपके यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके का आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो पर्यटन इंडस्ट्री को क्या इससे फ़ायदा होता है। ये तो मैंने एक लाइन बताई, कई तरीके के यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। आपके देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक, यही सब है। इस नीति का उद्देश्य आतंकियों तथा उनके वित्त पोषण व समर्थकों को धन, हथियार, सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने से वंचित करना है। इसमें क्या होगा, साइबर क्राइम, ड्रोन हमले, सीमा पर आतंकवाद व जटिल सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सुगठित राष्ट्रीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। ठीक, बस इतनी ही सी बात है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मतलब कि मेरी क्या बात को समझ गए होंगे, ये इस न्यूज़ को समझ गए होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, इस घटनासार की एक बहुत ही खासियत यही है कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ही जल्दी मतलब कि हाईलाइट करता है और ये चीज़ें आती भी उसी तरीके से हैं। जिस तरीके से घटनासार आपके जितने भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें हैं लेकर के आता है, वैसे ही हमारा चैनल भी आपके तैयारी को और अधिक मजबूत करने में आपका सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर है। अगर आपको हमारा ये चैनल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, हम लोग चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। ठीक है।
न्यूज़ के कुछ ऐसी है, कहा गया है कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का क्या किया गया है, गठन किया गया है। देखिए, होता कुछ ऐसा था कि जब आप नॉर्थ ईस्ट का ऐसे मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के साइड में मिलेगा और उसी से म्यांमार की भी बाउंड्री टच करती है। ठीक है, ऐसे है। तो ठीक इसका जो पूर्वी हिस्सा तरफ होगा वो वहाँ पे क्या, उधर पे ही क्या फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का क्या गठन किया गया है। ठीक, कहा गया है कि पूर्वी नागालैंड के लिए अलग प्रशासनिक निकाय के रूप में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए नागालैंड सरकार, ईस्टर्न नागालैंड पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, 3 लोगों ने। पहला नंबर कौन है, नागालैंड सरकार एक पक्ष है, दूसरा कौन है, ईस्टर्न नागालैंड पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है, और तीसरी कौन है वो केंद्र सरकार। इसके तहत अब क्या, ये जो ईस्टर्न नागालैंड पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये किसी भी तरीके की हिंसक घटना, मतलब किसी भी तरीके की हिंसक घटनाओं को नियंत्रित करने में ये जो गठन है ये क्या करेगा, बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, बहुत ही नहीं, ओनली मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है, नेफ्यू रियो है, की उपस्थिति में कहाँ पे, दिल्ली में हस्तांतरित किया है क्या, त्रिपक्षीय समझौते को, जिसमें पूर्वी नागालैंड के जो 6 जिले हैं, आपको 6 जिलों के नाम नहीं याद रखने हैं, पूर्वी नागालैंड के जो 6 जिले हैं वहाँ पे क्या, सीमांत नागालैंड प्रशासनिक प्राधिकरण फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का भी क्या क्या कर दिया है, गठन कर दिया है, जिसका नाम क्या है, फेंटा आ रहा है। देखिए, FNTA फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। आप मेरे हिसाब से तो आप सब याद करिए, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। ठीक, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 6 लिखा हुआ है कि, और इस समझौते के तहत क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास सहित क्या 46 विभिन्न विषयों के संबंधित कार्यकारी व वित्तीय शक्तियां कहाँ पे, फेंटा के पास क्या हो गए, हस्तांतरित हो गई हैं। ठीक, इसमें एक क्या होगा, इस संबंध में एक मिनी सचिवालय की तहत क्या, फेंटा FNTA, ठीक, फेंटा कार्य करेगा। इस क्षेत्र के लिए विशेष विकास कोष का आवंटन केंद्र द्वारा इस समझौते के तहत किया जाएगा। देखिए, इसमें कितना, ये जो नया बनेगा इसमें क्या, बजट जो है, विकास बजट का आवंटन जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में किया जाएगा, जिसमें FNTA को कुल कितने, 49 सदस्य होंगे, जिसमें से 40 तो निर्वाचित होंगे, जो 9 का क्या मनोनयन होगा वो कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। फेंटा का क्या है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्या, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक, कोई आपको दिक्कत, चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। लिखा हुआ है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 के में कौन सा पहला स्थान मिला है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक, लिखा है कि 1963 में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी SRM फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट को टॉप 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट रैंक मिली है। फिर लिखा हुआ है कि टॉप उभरता हुआ बी स्कूल कौन सा है, SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। ठीक,
फिर लिखा हुआ है टॉप साउथ बी स्कूल SRM फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट को सेकंड रैंक भी मिली है। ठीक है। फिर टॉप नॉर्थ बी स्कूल कौन सा है कौन सा एपेजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो नॉर्थ इंडिया की तीसरी रैंक इसको मिली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। ये क्या है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए, काउंसिल के बाद अब एक क्या कमीशन बन गया है। अब जो कमीशन है, कुछ लोग कहेंगे कि नाम से परिवर्तित हुआ है, नहीं, जब नाम परिवर्तन की काउंसिल की जगह है, अब क्या हो गया, कमीशन हो गया है, इसमें अब अध्यक्ष हो जाएंगे, इसकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रशासन इसका जो है अब करने का तरीका अब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जवाबदेही बढ़ेगी तो इसका मतलब कि क्या, यहाँ इसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। ठीक, हुआ क्या है, एक ऐतिहासिक नियामक सुधार में भारत सरकार ने 10 को पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का क्या कर दिया है, गठन कर दिया गया है। दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 को निरस्त होने के बाद ये हुआ है। ठीक है, यह बदलाव एक निर्वाचित नियामक ढांचे में एक पारदर्शी, गुणवत्ता संचालित तथा जवाबदेही ढांचे के साथ प्रतिस्थापित करता है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा मानकों के क्या होगा, अनुरूप होगा। विशेष देखरेख सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के तहत 3 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक है क्या, स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत शिक्षा बोर्ड, एक दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड्स, एक है एथिक्स एंड दंत चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड है। आपको सिर्फ एक चीज़ ये याद रखनी है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के कौन अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय तिवारी बने हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र में एक है NH2 है, में बनेगा भारत की पहली तटीय लाइट हाउस। ठीक, इसका मतलब आप समझते हैं, लाइट हाउस का मतलब देखिए, बगल में ऐसे रिवर हाईवे फ्रंट जा रहा है, ये नदी है। ठीक, यहाँ पे अब ऐसे लाइट हाउस बनेंगे, ये लाइट हाउस बनेंगे। ये देखिए क्या होंगे, यहाँ पे पुलिस तैनात होगी, यहाँ से सर्वर होगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई एक नाव जा रही है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसमें किसी को अंदर ऊपर चढ़ना होगा, किसी को एज अ स्टेशन वर्क करेंगे ये, साथ ही साथ सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे, शहर की दिशा को भी बताएंगे। ठीक है, इस तरीके का ये काम करेंगे। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग केंद्रीय मंत्री एक हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने 4 मार्च 2026 को गुवाहाटी का एक घाट है जिसका नाम है लचित घाट है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, नेशनल वाटरवे 2 पे की बात कर रहा है, कि किनारे 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। ठीक है, अब ये लाइट हाउस करेंगे क्या, पहले नदी तटीय लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ हैं, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्गो या यात्री गलियारों में से एक, नौ वाहन सुरक्षा और 24x7 संचालन क्षमता की एक बड़ी उन्नति का प्रतीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। फिर देखिए, ये जो परियोजना है कहाँ कहाँ जो 4 लाइट हाउस बनने हैं वो क्या कौन से हैं। एक डिब्रूगढ़ जिले में बनेगा दक्षिणी तट पे, जिसका नाम है क्या, बोगीबील। फिर एक दक्षिणी तट पे बनेगा कामरू मेट्रो जिले पे, जिसका नाम है पांडु। फिर सिलघाट पे बनेगा, फिर विश्वनाथ घाट पे बनेगा। ठीक, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। लिखा है भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन मेथॉन संचालित पोत के निर्माण के लिए भी समझौता हो गया है। देखिए क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी होगा
और फिर क्या किससे चलेगा इसका पेट, मतलब कि इसका इसमें जो एनर्जी के लिए जो भी चीज़ यूज होगी वो क्या होगी, ग्रीन मेथनॉल होगा। इससे एक पोत निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचेगी। मेक इन इंडिया के लिए भी ये पोत हम लोग खुद बना रहे हैं, और हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी वो विश्व में एक देखने लायक होगी। मतलब उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे ऑर्डर मिलेंगे धीमे धीमे, और जो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश को भी लोग अब अप्रिसिएट करना शुरू कर, अभी भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी अभी ऐसी हैं जिसमें भी पूर्ण नियंत्रण विदेशियों का ही है। ठीक है, चलें हम लोग अपनी न्यूज़ पे पढ़ते हैं। न्यूज़ देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 18 मार्च 2026 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक समझौता किया है। इन्होंने क्या समझौता किया है, कहा कि 3000 DWT ग्रीन मेथड ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सप्लाई के निर्माण और वितरण के लिए किया है। ठीक, यह भारत में स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाला पहला मेथॉन फ्यूल ड्यूल फ्यूल जहाज है, क्योंकि ये डीजल भी यूज करेगा, साथ साथ में क्या यूज करेगा, मेथनॉल भी यूज करेगा, जो देश के समुद्री इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। इस जहाज में एक उन्नत डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदय प्रणाली है, जिसके वैकल्पिक ईंधन के रूप में अब क्या, मेथनॉल पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेथनॉल के बारे में आप जान लीजिए। मेथनॉल का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों, सल्फर और पार्टिकुलर मेटल्स के उत्पादन में काफ़ी कम कर देगा, जिससे स्वच्छ समुद्री संचालन का क्या समर्थन होगा। ठीक है, बस इतनी छोटी सी ये न्यूज़ है। मेरे हिसाब से इस चीज़ को भी जान लीजिए कि देखो क्या है, मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय बेड़े के आधुनिकीकरण के लक्ष्य का क्या समर्थन करना। मैरीटाइम अमृत काल 2047 कार्बन तटस्थ और तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रोडमैप के साथ संरेखित करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के व्यापक ऊर्जा संक्रमण और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को पूरक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की। आप ये न्यूज़ पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लग रहा है आपको, आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे वो सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, केरल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उसने कहा है कि अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य है जो, उसका नाम अब क्या, अरलाम बटरफ्लाई वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया जाएगा। इतनी ये छोटी सी न्यूज़ है, मतलब समझ रहे हैं, इतनी ही ये छोटी सी न्यूज़ है। आप मेरी बात मानिए, आप इसको इसी तरह लिख लीजिए। बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि जो अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य कर दिया गया है, वो कहाँ पे अवस्थित है, तो बस आप उसको लिख लीजिए केरल। अब उसका नाम केरलम कर दिया गया है तो केरलम कर दीजिए। ठीक, केरल सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनवरी 2026 में के अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। अब देखिए, बटरफ्लाई अभ्यारण्य घोषित किया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे बटरफ्लाई की संख्या ज़्यादा होगी, या ऐसी बटरफ्लाई पाई जाती होंगी जो क्या जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बटरफ्लाई जैव विविधता के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है। ठीक, देख लेते हैं कि क्यों घोषित किया गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। कहा गया है कि केरल में कितनी 327 तितलियाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 266 कहाँ पाई जाती हैं, अरलाम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब
बात मेरी समझ में आई? इसका मतलब कि ये किसकी, तितली की जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक। अरलाम की जो सीमा है इसकी बात कर लेते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक। और कोट्यूर वन अभ्यारण्य है। और उत्तरी वायनाड वन प्रभाव से जुड़ी ये उत्तरी वायनाड वन प्रभाव तो केरल में है। ठीक। फिर अरलाम की सीमा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य से, मतलब कि ये उनके बीच में अवस्थित है। ठीक। अब इतनी ही छोटी सी बात है, यह केरल का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रजाति विशिष्ट संरक्षण को बढ़ावा देना और अरलाम क्षेत्र की विशिष्ट पारिस्थितिकी को संरक्षित करना है। बस इतनी छोटी सी ये न्यूज़ थी। आप मेरी बात मानिए, आप इतना ही इसको पढ़िएगा। इसमें फिर एक्स्ट्रा न्यूज़ जो दी गई हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको करंट बताता चल रहा हूँ और उससे इम्पॉर्टेंट जो ये फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम से संबंधित है, मैं आपको उतनी छोटी सी बातें बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा न्यूज़ जानकारी चाहिए तो आप फिर इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में तीव्र गति से फैल रही है एक वो है पौधे की प्रजाति है जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। जूलीफ्लोरा है। ठीक। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने का क्या निर्देश दे दिया गया है। देखिए, अगर आप अगर मुख्यतः उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपने एक कांटे का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है बिलायती। देखिए, विलायती मीन्स ही आप समझ रहे हो कि विलायत से आया हुआ, विलायती बम्बूर। ठीक है। आपने देखा होगा उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये पारिस्थितिकी के लिए क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कि ये क्या करता है कि इसकी जड़ें नीचे तक ज़्यादा जाती हैं। ठीक है। ये पानी को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। ठीक। ये साथ ही साथ इसकी जो टहनियाँ हैं, यहाँ इस टहनियों में किसी भी तरीके के क्या पौधे, मतलब किसी भी तरह की पक्षी, कीट मकोड़े, ये सब क्या अपना आवास नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ही सकरा होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं के बराबर हो पाता है। इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो मद्रास उच्च न्यायालय है तमिलनाडु में तेज़ी से फैल रही एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जिसका नाम है क्या है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, को हटाने के लिए 34 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है, एक पौधे की आक्रामक प्रजाति है। ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है, आपको तुरंत ये एक पौधा है। कैसा पौधा है? आक्रामक विदेशी पौधा है। इसका नॉर्मली नाम विलायती बम्बूर, आपको मैंने विलायती बता ही दिया है। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या पुनर्स्थापित करना है, भूजल संसाधनों की रक्षा करना है, जैव विविधता को क्या करना है, सुरक्षित करना है। इस पौधे के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ठीक। मेरी बात ये चीज़ समझ में आई? यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, लिखा हुआ है प्रोसोपिस जुल्फीफ्लोरा एक झाड़ी या छोटे पौधे हैं जो फैसबी परिवार से संबंधित है, कटीले परिवार से संबंधित हैं। इसे सामान्यतः मेस्क्वाइड्स कहा जाता है। यह मूलतः कहाँ, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र का पौधा है। ठीक। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारत में इसे ब्रिटिश काल के दौरान विशेष रूप से 1920 के दशक में दिल्ली लाया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में इसमें सियाई, करुवलम, विलायती कीकर तथा गोंडो बावल जैसे नामों से जाना जाता है। यूपी में देखिए विलायती बम्बूर कहा जाता है। कीकर मीन्स मेरे हिसाब से कटीला पदार्थ ही होता है। प्रोसोपिस जुल्फीफ्लोरा के फैलाव से पर्यावरण में कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।
यह पौधा बड़ी मात्रा में क्या करता है, पानी का उपयोग करता है, जिससे भूजल स्तर भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इस चीज़ का ध्यान हमारी यूपी सरकार को भी देना चाहिए। इसके अलावा ये मिट्टी की क्या कर देता है, गुणवत्ता को भी खराब कर देता है, तथा ये घास के मैदानों को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा स्थानीय वन्य जीवों के आवास को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसकी घनी झाड़ियाँ पक्षियों तथा अन्य जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बनने देती, जिससे जैव विविधता की भी क्या होती है, कमी आती है। मेरी ये न्यूज़ पूरी समझ में आ गई होगी। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी इस प्रजाति को व्यवस्थित रूप से हटाने तथा स्थानीय पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित हैं। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय, निगरानी तंत्र तथा पर्यावरणीय पुनर्वास की योजना शामिल की गई है। यह पहल न केवल भूजल स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि घास के मैदानों को भी क्या करेगी, पुनर्जीवित कर पर्यावरण संतुलन को भी क्या करेगी, मजबूत करेगी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई है? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आपको हमारे चैनल में बताई गई जानकारियाँ किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्या है न्यूज़? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है। बायो बैंक क्या होते हैं? ये क्या ह्यूमन जेनेटिक संस्थान के तहत एक बायो बैंक स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पे लोगों की जानकारियाँ डीएनए के रूप में या डीएनए के रूप में, साथ ही साथ हमारी स्टेम सेल के रूप में यहाँ पे रखी जाती हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए भी काम आती हैं। लेकिन ये बायो बैंक किस लिए स्थापित किया गया है, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक स्पेशल पर्पज है। इसमें क्या है इसका स्पेशल पर्पज? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए ये राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया गया है। ठीक, इसका एक पर्पज़ है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। लाइसोसोमल स्टोरेज विकारों के लिए जो डिसऑर्डर है के लिए भारत में पहली सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक, नेशनल बायो बैंक की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में ह्यूमन जेनेटिक संस्थान में की गई है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, LSD 70 से अधिक दुर्लभ आनुवांशिकी चयापचय रोगों का समूह है, जो प्रायः गंभीर एवं जानलेवा होते हैं। इस बायो बैंक में 17 राज्यों के 530 रोगियों के डेटा एवं नमूनों को क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है। आप अगर NCERT बुक पढ़ते होंगे तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। ठीक, LSD दुर्लभ आनुवांशिकी चयापचय रोग होते हैं, जो उन विशेष एंजाइमों या सहायक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, जिनकी सहायता से शरीर वसा एवं शर्करा जैसे जटिल अणुओं को तोड़ता है। देखिए, आपको पता है जो डायबिटीज़ होती है उनका भी उपचार अगर हम ह्यूमन जेनेटिक संस्थान में, मतलब अगर अपनी स्टेम सेल वहाँ पे एकत्रित कर दें, तो एक टाइम के बाद माना जा रहा है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें अगर इसमें रिसर्च अगर कामयाब होती है तो किया जा सकता है। इसकी कमी से कोशिकाओं में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे समय के साथ विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनुमान है कि भारत में 12,000 से अधिक लोग LSD से प्रभावित हैं। वर्तमान में LSD बहुत कम रोगों के लिए उपचार उपलब्ध है। जो उपचार उपलब्ध है वो अत्यंत महंगे हैं। बायो बैंक एक विशेष सुविधा होती है जहां मानव जैविक नमूनों, रक्त ऊतक, DNA, मूत्र को एकत्र करना संसाधित और सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। इसके साथ ही संबंधित स्वास्थ्य जानकारी भी रखी जाती है ताकि चिकित्सा अनुसंधान किए जा सकें। ठीक, इस बायो बैंक का नेतृत्व फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च एंड जेनेटिक्स एंड्रोक्रोमोलॉजी अहमदाबाद कर रहा है।
इसे भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जैव विविधता से संबंधित और आपके न्यूज़ से भी संबंधित है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अभी तक आपने सारे गलियारे पढ़े होंगे, लेकिन ये मधुमक्खी गलियारा क्या है। देखिए, सरकार क्या चाहती है कि रोड बने, रोड के बीच में डिवाइडर ऐसे बनता है कि एक तरफ से आने के लिए, एक तरफ से जाने के लिए। ये जो डिवाइडर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे सरकारें पौधे पौधे लगाती है। ठीक, ऐसे पौधे लगा देती है। अब सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे ऐसे पौधे लगाएंगे कि जिससे क्या है, और बगल बगल एक कई पॉइंट्स बनाएंगे जहाँ पे मधुमक्खी पालन हो। ठीक, अब मधुमक्खी पालन होगा और ये जो पेड़ लगेंगे ये कैसे फ्लावर्स पेड़ होंगे, मतलब पौधे ऐसे होंगे कि जहाँ पे पुष्प उत्पन्न होते हों। अब ये जाएंगी यहाँ से और यहाँ से क्या शहद लेकर के यहाँ एकत्रित हो जाएंगी। साथ इससे फ़ायदा क्या होगा, हमको एक ये जो पूरा गलियारा मिल रहा है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, शहद मिलेगी। ठीक है, प्राकृतिक शहद मिलेगी। और अलग अलग तरीके के पौधे लगाए जाएंगे कुछ कुछ दूर में, और मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। यही इनकी मेन पर्पज़ है। तो हम लोग देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पहले समर्पित मधुमक्खी गलियारे को विकसित करने की घोषणा कर दी है। किनारे पहले सजावटी पौधे लगाने की पुरानी परंपरा को हटाकर अब क्या कर दिया, पारिस्थितिकी व जलवायु के प्रति संवेदनशील नियोजन को एक बड़ा कदम है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के साथ जैव विविधता को भी संरक्षण प्रदान करता है। कहा गया है कि ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो क्या परागण अनुकूल वनस्पतियों की पट्टी हैं। इस गलियारे में ऐसे पौधे वाले पेड़, झाड़ियाँ एवं पौधे लगाए जाएंगे जिनकी मधुमक्खी तथा अन्य परागणों के लिए सरल अमृत और पराग सुनिश्चित करेंगे। ठीक, जैव विविधता क्या, कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, नीम का लगाया जाएगा, महुआ का लगाया जाएगा, पलास का लगाया जाएगा, जामुन के लगाए जाएंगे, सीरस के लगाए जाएंगे, करंज के लगाए जाएंगे। ठीक, पौधों का चयन इस तरीके से किया जाएगा कि अलग अलग मौसमों में फूल खिलें, जिससे मधुमक्खियों को वर्ष भर क्या मिलता जाए, भोजन मिलता जाए। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी, आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। आप विश्वास मानिए, ये न्यूज़ आपको आने वाले टाइम में 1 नंबर दे करके जाएगी। यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी द्वारा पेंगुलिन शिकार पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध हो गया। हाल ही में यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी जो नागालैंड के संगतम नागा समूह की सर्वोच्च जनजाति संस्थान है, उसने अपने शिकार क्षेत्र में पेंगुलिन के शिकार को क्या पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसने कहा कि हम अब पेंगुलिन का शिकार नहीं करेंगे। यह समुदाय आधिकारिक संरक्षण पहल और अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने तथा इंडो म्यांमार जैव विविधता क्षेत्र में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पेंगुलिन प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है। ठीक, भारत की जो पेंगुलिन है उसको क्या संकटग्रस्त कहा गया है, लेकिन जो चीन की पेंगुलिन है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। ठीक, पेंगुलिन विश्व में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले गैर मानव स्तनधारी जीव हैं। भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची की जो अनुसूची है उसके 1 के तहत क्या सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। आपको पता है कि ये रात्रि में चलते हैं, कीट भक्षी होते हैं। जब ये देखिए इनको कोई पकड़ता है तो आप ये गोलाकार ले लेते हैं।
आप इनकी फ़ोटो अभी जाइएगा, पेंगुइन डालिएगा, पेंगुइन आपको समझ आ जाएगा पेंगुइन किसको कहते हैं, ये क्यों किए जाते हैं। इसमें देखिए मजबूत जो केराटिन होता है इसकी सल्क के लिए किया जाता है, मेन तो इनका यही है। इसकी जो और इसका जो मांस है वो क्या एशियाई बाज़ारों में अत्यधिक इसकी मांग है। और जो इसकी जो केराटिन की जो सल्क होती है, जो इसकी ऊपर की जो वो होती है, कवर होता है, वो औषधियों में कई तरीके के औषधियों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका अवैध व्यापार बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है। आपको हमारी ये न्यूज़ पूरी न्यूज़ें कैसी लग रही हैं, आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारियाँ कैसी लग रही हैं, कोई अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन रिलायंस मेडसिटी को प्राप्त हो गया है। आप इस न्यूज़ को ऐसे ही लिख लीजिएगा अपनी शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि ये आपको यह प्रमाण की पुष्टि कैसे मिलती है। ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट इन और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इसको दिया जाता है। लीड जो प्लेटिनम ऊर्जा, पानी, गतिशीलता और रहने की योग्यता की स्थिरता के लिए मान्यता का सबसे प्रतिष्ठित स्तर है। ठीक, परियोजना का मूल्यांकन कार्बन उत्सर्जन में कमी, दल दक्षता और जलवायु लचीलेपन में वैश्विक सर्वोच्चतम प्रथाओं के साथ इसके संरेखण पर किया जाता है। मेडसिटी जो है हमारी मेडसिटी दियारपुर गांव जो इज्जत नगर हरियाणा में है, 140 एकड़ का मास्टर प्लान दिल्ली से 0 किलोमीटर की दूरी पर। और ठीक, चलिए, जनगणना 2027 के लिए 2 आधिकारिक शुभांकन लॉन्च किए गए हैं, जिसका नाम है, अगर वो पुरुष है तो उसका विकास है, और अगर वो महिला है तो महिला नाम से। देखिए एक पुरुष बना हुआ है और एक महिला बनी हुई है। जो महिला बनी हुई है उसका नाम प्रगति है, जो पुरुष का नाम बना हुआ है वो कौन है, विकास है। ठीक, चलिए हम लोग इस न्यूज़ को देख। शुभांकर और डिजिटली प्लेटफॉर्म में 1930 के बाद पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जातीय समावेशी जनगणना से पहले जन जागरूकता, विश्वास, भागीदारी का निर्माण करते हुए जनगणना प्रक्रिया को अधिक नागरिक अनुकूल, समावेशी एवं युवा उन्मुख बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, जब महिला की बात आएगी तो महिला का नाम तो प्रगति है। ठीक, कहा गया है कि जो प्रगति है, प्रगति सशक्तिकरण तथा समावेशी का प्रतीक है, महिलाओं की भागीदारी और भविष्योन्मुखी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब जो विकास की बात कर लेते हैं। विकास जो है पुरुष है। ठीक, कहते हैं कि विकास शक्ति एवं सामूहिक विकास का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रगति की भावना का भी प्रतीक है। कहा गया है कि जनगणना से संबंधित और आकर्षण बनाने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के लिए दोनों शुभांकरों का उपयोग सभी जागरूकता अभियानों, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप तथा सार्वजनिक संचार में किया जाएगा। गोवा को पहला जैव विविधता मानचित्र मिल चुका है। ठीक, चलिए, हम लोगों ने शायद ये न्यूज़ अभी पढ़ी भी थी, लेकिन ये फिर से आ गई है तो हम लोगों फिर से पढ़ लेते हैं। गोवा में अपना पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं वाला मानचित्र 14 फरवरी 2026 को मिला, जिसे विश्व वन जीव कोष इंडिया द्वारा क्या विकसित किया गया है। ठीक, यह मानचित्र 48 सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों और राज्य की पारंपरिक कलाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे गोवा आर्ट्स एंड लिटरेचर
फेस्टिवल में जारी किया गया है, जिसे राज्य में स्कूल में प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। यह पहल स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्या की गई है, तैयार की गई है। इसमें बताया, इस मानचित्र में पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृप, समुद्री जीवों, मैंग्रोव तथा कीटों सहित 48 ऐसी प्रजातियों को दर्शाया गया है जो गोवा में आमतौर पर पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी। इसमें कैटफिश और मैंग्रोव जैसी प्रजातियों से लेकर बाघ जैसे बड़े स्तनधारी भी क्या हैं, शामिल हैं। यह पहल किसके तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके अनुभवात्मक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक, इसमें पारंपरिक कावी कला, कुणबी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक तथा घोड़े मोदानी लोक नृत्य दर्शाया गया है। साथ ही मन्ना गेट्टा पन्नी जैसे स्थानीय मगरमच्छ पूजा परंपराओं का भी क्या उल्लेख किया गया है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस आप ये वाली न्यूज़ को मैं इतना ही बताऊंगा, इसको बस इतना ही याद रखिएगा। उड़ीसा में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोजेक्ट एल्यूमिनियम इकाई का क्या उद्घाटन किया गया है, बस इसमें और कुछ नहीं है। फिर आपकी चौथी औद्योगिक क्रांति, आंध्र प्रदेश नया केंद्र बना है। चौथी औद्योगिक क्रांति आंध्र प्रदेश में एक नया केंद्र बना है। विश्व आर्थिक मंच ने दुनिया भर के 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति की घोषणा की, जिसमें भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मतलब कि क्या किया गया है कि विश्व आर्थिक मंच ने 5 नए जगह खोजे हैं, जिसमें से एक भारत का भी स्थान है, आंध्र प्रदेश, जहां चौथी औद्योगिक क्रांति की घोषणा की गई है। मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत का यह तीसरा केंद्र होगा। देखिए, जब पहली में मुंबई आया था और तीसरी में तेलंगाना को बनाया गया था केंद्र। अब ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति जो 2026 में जिसकी घोषणा की गई है, उसके तहत ये तीसरा केंद्र होगा। तो पहला एक केंद्र मुंबई में भी है, तेलंगाना में भी है, अब तीसरा केंद्र कहाँ पे हो गया, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक, चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में जान लीजिए। यह शब्द पहली बार 2016 में क्वास स्वाब द्वारा दिया गया था। यह डिजिटल, भौतिक और जैविक प्रणालियों के बीच की सीमाओं को धुंधला करने वाली प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को दर्शाता है। ठीक, यह पहली क्रांतियों से अलग है क्योंकि यह केवल मशीनीकरण की बजाय डेटा संचालित बुद्धिमान प्रणालियों पर आधारित होगी। आज तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, बहुत सी न्यूज़ बची हुई हैं। हम लोगों को लगता है एक क्लास और लेनी होगी। आराम आराम पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।